जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 86 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे, आपके लिए अगर यूजफुल होगा वीडियो, तो आप वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे, चैनल को प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख ले। और चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपको 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1/10⁻9 मीटर तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक ना। इस दोनों सेम चीज़ हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/10⁻9 मीटर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक बल है जो कि 2I3J6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो बल का परिणाम क्या होगा। देखिए इसका क्या होता है कि जैसे देखिए कोई बल है, ठीक ना। जैसे AI हो गया, BJ हो गया और प्लस CK हो गया, ठीक है। इस द्वारा अगर प्रदर्शित होता है तो इसका परिणामी बल क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है परिणामी बल का, होता है आपको √A² प्लस का B² प्लस का C²। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी जो है इसके साथ कोफिशिएंट जो लगा हुआ है, उसका स्क्वायर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, वही इसका उत्तर हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब इसको देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ तक क्या कहा है कि 2I3J और 6 के, ठीक ना। तो पर से बल का परिणाम क्या होता है कि परिणामी बल क्या हो जाएगा यहाँ पर कि √2 2 दूनी 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 का 36, कितना हो गया ये जोड़ के। देखिए 9 4 13, यानी 13 हो गया ये। देखिए 6 3 9 और 3 4 49, यानी कि √49 हो गया, ठीक ना। तो √49 होगा तो इसे बाहर निकालें कितना हो जाएगा, 7 यूनिट आएगा, यानी कि 7 यूनिट इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का वेग क्या होगा। देखिए कोई भी पिंड है, ठीक ना, पिंड का विस्थापन क्या है, पिंड का जो विस्थापन है, यानी विस्थापन क्या है, एक प्रकार का दूरी है, यानी कि एक प्रकार का ये दूरी ही है, शॉर्टेस्ट दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को। तो ये विस्थापन क्या है कि समय के समानुपाती है। क्या है ये, आपको समय के साथ इसका क्या संबंध है, तो ये आपको समय के साथ है, आपको ये समानुपातिक का संबंध है, ठीक ना। तो देखिए किसके साथ संबंध है, तो समानुपातिक का संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समय बढ़ रहा है तो विस्थापन भी बढ़ रहा है, ठीक ना। समय घट रहा है तो क्या होगा, विस्थापन भी घट रहा है, ठीक ना। तो इसे किसके हो जाएगा, यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, समानुपाती पाया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वेग जो है ना आपको समरूप हो जाएगा, ठीक ना। इसका वेग क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ वेग स्वरूप, स्वरूप नहीं है, समरूप कर लीजिएगा, ठीक। वेग समरूप होगा, ठीक। चलिए को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो धरातल पर पहुंचने पर वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ठीक है। देखिए इसके लिए देखिए सबसे पहले देखिए न्यूटन का जो होता है 3 गो गति का समीकरण, उस समीकरण से जो है ना बार बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए वो समीकरण, देखिए पहला समीकरण क्या कहता है कि U बराबर U प्लस AT, दूसरा समीकरण कहता है S बराबर UT प्लस हाफ AT², तीसरा है आपको V² बराबर U² प्लस 2AS, ठीक ना। देखिए पहला समीकरण से जो है हमको वेग और समय को बताता है, ठीक ना। दूसरा समीकरण जो होता है ये आपको विस्थापन और समय को बताता है। तीसरा समीकरण क्या बताता है, विस्थापन और वेग को बताता है। कभी कभी जो है ना यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक ना, इस पॉइंट से, ठीक। अब देखिए प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में क्या है, किसी वस्तु को अगर 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं। देखिए कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक, इसको हमने ऊपर की ओर मतलब क्या कि इसको ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया है, ठीक, प्रक्षेपित किया है, ठीक, ऊपर की ओर फेंका है, ठीक ना। तो कितना वेग से फेंका है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड से जो फेंका है ना, कि फेंके हैं, तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक ना। तो प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट किया जाता है, तो यू हमको कितना दे दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, उदाहरण से फेंकी गई तो प्रक्षेपित किया जाए, तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ठीक। देखिए जब देखिए यहाँ पहुंचेगा वस्तु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अंतिम वेग इसका शून्य हो गया, ठीक ना। शून्य होगा तभी ना वापस नीचे आ जाएगा, ठीक ना। ये हमसे पूछा है कि यहाँ से जाने में और पुनः यहाँ आने में कितना टाइम लगा। देखिए V 0 हो गया, यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अब जी देखिए पृथ्वी है, तो जी के लिए ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए इसके लिए कौन सा समीकरण लगा, देखिए पहला समीकरण में क्या दिया है कि V बराबर U प्लस AT, ठीक ना। यानी कि इसमें कि हमको V भी मालूम ही है, U भी मालूम है, ए भी मालूम है, यानी ए क्या हो, त्वरण हुआ, तो एक यहाँ त्वरण क्या लेंगे, जी लेंगे, ठीक है। ये भी मालूम है, टी हमको निकालना है। देखिए प्रश्न को बनाते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा है
देखिए v बराबर u प्लस ए टी, वी हमको दिया है 0, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा u कितना दिया है 9.8, ठीक है। अब प्लस ए टी, ए यानी कि ए को जगह हम यहाँ जी लिखेंगे तो जी टी, यहाँ तुरंत यहाँ पर क्या है जी है, कितना हो गया 9.8 इंटू टी हमको निकालना ही है, ठीक ना। अब देखिए 9.8 इस पार है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, यानी कि 9.8 टी इजकल टू कितना हो जाएगा 9.8, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। ये कट जाएगा तो कितना होगा, यानी टी बराबर हमको कितना आया 2 सेकेंड आ गया, ठीक ना। टी बराबर कितना आया हमको 2 सेकेंड आ गया, ठीक ना, सॉरी टी बराबर 2 सेकेंड नहीं 1 सेकेंड, टी बराबर कितना आ गया आपको 1 सेकेंड आ गया, ठीक ना, 1 सेकेंड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो है ना आपको नीचे से ऊपर गया है तो इसको 1 सेकेंड लगा है, ठीक ना। अब पुनः जब वापस आएगा तो इसमें कितना 1 सेकेंड और लगेगा, तो इनकी टोटल समय इसको कितना लगा है तो 2 सेकेंड लगा है, तो किस ऑप्शन में जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, क्रायोजेनिक को दर्शाया जाता है किस चीज़ में। देखिए क्रायोजेनिक जो होता है ये आपको कम तापमान को दर्शाता है, यानी कि क्रायोजेनिक जो आपको क्या करता है कम तापमान को दर्शाता है, जो कि किस ऑप्शन में जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कम तापमान, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग जो है पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति को पता लगाने में किया जाता है। देखिए सोनार जो होता है, सोनार इसमें जो है ना प्रयोग होता है आपको ट्रांसमीटर और डिटेक्टर का, ठीक ना। ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर का इसमें प्रयोग होता है, ठीक ना। देखिए सोनार का काम क्या है, देखिए इसमें दे ही दिया है कि जिसका काम क्या है कि पानी के नीचे मौजूद दूरी और दिशा को पता लगाता है, ठीक ना। अब देखिए सोनार का जो है फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है आपको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें ट्रांसमीटर और डिटेक्टर प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 में कराया गया था। देखिए अणु सबसे परिचय जो है सबसे पहले विलियम ओस्टवाल्ड ने कराया था, कब तो 1986 में कराया था, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलियम ओस्टवाल्ड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन का अगर परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है तो बताएं कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि 1 मोल होता क्या है, ठीक ना। जैसे देखिए कोई भी परमाणु है, जैसे कोई परमाणु हीलियम ही ले लेते हैं, ठीक ना। हीलियम का एक परमाणु बराबर कितना होता है 1 मोल होता है, ठीक। अब पुनः हीलियम का एक परमाणु हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का भी एक परमाणु 1 मोल, कुछ भी कोई भी तत्व ले लो उसका एक परमाणु बराबर कितना हो जाएगा आपको 1 मोल ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी में पूछता है 2 परमाणु तो 2 परमाणु बराबर कितना हो जाता है 2 मोल हो जाता है। आधा परमाणु पूछता है 1.5 यानी 0.5 परमाणु पूछता है कितना हो जाता है तो आधा मोल हो जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए आप प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ क्या है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, यानी कि आपको ये पूरा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता ही है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है ना इसका पूरा इसका परमाणु लिया गया है, ठीक है ना। और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी पूरा लेगा, यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा आपको मोल, तो 1 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए किस में हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होते, नहीं 3 गुना नहीं होता, समान होता है। बी है कि 1 मोल हीलियम में 1 कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु, ये भी नहीं होगा। सी है कि 1 मोल कार्बन में तथा 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की 1/3 संख्या होती, नहीं ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि 1 मोल कार्बन में तथा 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए बराबर ही होता है दोनों में मोल, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जो, देखिए आयनिक यौगिकों में क्या होता है कि आयन जो है ना आपको एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक ना। और ये मजबूत जो आपको विद्युत बलों के द्वारा ये ना बंधा रहता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्युत बल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक बॉन्ड अणुओं के निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि, देखिए कोई भी सहसंयोजक बॉन्डेड अणु है तो उसका क्या होगा गलनांक और क्वथनांक क्या होता है आपको निम्न होता है, यानी गलनांक क्वथनांक निम्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो है इंटरमोलिकुलर बल क्या है इसका बहुत ही कमजोर है, यानी कि कमजोर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ ये, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया, इंटरमोलिकुलर बल क्या होता है आपको कमजोर होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो कि खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, यानी कि न्यूट्रॉन को यहाँ अवशोषित करता है। देखिए परमाणु रिएक्टर में क्या होता है कि परमाणु रिएक्टर में देखिए सबसे पहले 3 चीज़ का प्रयोग होता है। देखिए एक नियंत्रक का प्रयोग होता है, ठीक। सबसे पहले देखिए नियंत्रक, देखिए नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें आपको बोरोन और कैडमियम का क्षार का प्रयोग होता है, ठीक है। ये क्या करता है आपको कि आपको है ना न्यूट्रॉन को क्या करता है आपको आवेशित कर लेता है, ठीक है, मतलब आवेशित नहीं सॉरी अवशोषित कर लेता है। क्या करता है न्यूट्रॉन को ये अवशोषित करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया, अब नियंत्रक हो गया। अब देखिए एक होता है आपको विमंदक,
विमंदक को ही आपको मंदक कहा जाता है, ठीक है ना। विमंदक को ही मंदक कहा जाता है। इसके रूप में देखिए प्रयोग होता है आपको ग्रेफाइड और D2O का, यानी कि भारी जल का। ग्रेफाइड हो गया एंड D2O हो गया, यानी भारी जल का। ये क्या करता है कि ये न्यूट्रॉन को क्या करता है, आपको धीमा कर देता है, ठीक ना। अब देखिए एक और होता है आपको शीतक। शीतक या शीतलक किसे ही कहते हैं, शीतक या शीतलक, ठीक। इसके रूप में आपको सोडियम और पोटेशियम का प्रयोग होता है, ठीक ना। ये क्या करता है आपको कि आपको रिएक्टर को क्या करता है, आपको ये ठंडा रखता है, ठीक ना। ये रिएक्टर को ठंडा रखता है। यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा है कि परमाणु विखंडन में विखंडन प्रक्रिया के दर को नियंत्रित कर रहा है। दर को नियंत्रित करने में डैश का प्रयोग किया जाता है, जो कि खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करें। क्या दर को नियंत्रित भी करता है और ये कहते हैं न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रहा है। देखिए न्यूट्रॉन को अवशोषित कौन कर रहा है, ये देखिए बोरोन और कैडमियम का क्षय कर रहा है, ठीक है। इनके नियंत्रक कर रहा है, तो नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग हो जाएगा, तो कैडमियम और बोरोन का। देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए यहाँ पर देखिए बोरोन नहीं दिया लेकिन कैडमियम दिया हुआ है, तो कैडमियम किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। अभी तुरंत देखे थे कि कैडमियम की रॉड जो होता है ना, आपको न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या होता है, अवशोषित करता है, ठीक ना। यानी क्या कहता है कि चेन रिएक्शन जो होता है, विखंडन प्रक्रिया होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको चेन रिएक्शन होता है, ठीक ना। तो चेन रिएक्टर जो होता है इसको क्या करता है, आपको नियंत्रित करता है और न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं, देखिए हम जो सांस लेते हैं तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण नहीं करते हैं। वायुमंडल में जितना मौजूद गैस है उस सब को हम ग्रहण करते हैं, जितना मात्रा में वो मौजूद है उतना ही मात्रा हम ग्रहण भी करते हैं, ठीक ना। और जो देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों देखिए ऊपर में रहता है, ठीक है। ऊपर ये हल्का गैस है, तो हल्का गैस क्या ऊपर में रहता है, तो इसलिए क्या होता है आपको कि इसको तो हम ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन देखिए जलवाष्प और नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। लेकिन जो हम छोड़ने वक्त होता है आपको जलवाष्प बहुत कम मात्रा में छोड़ते हैं, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है कि जितना लेते हैं उतना ही हम छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यानी कि इसमें क्या कहा है कि परिसंचरण तंत्र के बारे में जो है ना कौन सा एसएमएस दिया हुआ है जो कि गलत है, यानी कि सही नहीं है, ठीक ना। देखिए पहला है ऑप्शन नंबर ए में परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भाग का 7 से 8% होता है। देखिए हाँ ये सही है। यानी क्या होता है ये कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, आपको मनुष्य के कुल भार जितना भार है ना उसका 7 से 8% क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक ना। अब देखिए बी में दिया है कि लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है। चलिए ये भी सही है। अब देखिए सी में दिया है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का मात्रा 6.8 लीटर होता है, लगभग इतना ही होता है, तो इसका ये भी सही हो गया, ठीक ना। या देखिए डी में कहा है कि केवल रक्त को श्वेत प्रवाही संयोजन उत्तक होता है, केवल रक्त की श्वेत प्रवाही संयोजन उत्तक होता है। नहीं क्या कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र में जो है ना केवल रक्त में श्वेत होता है, नहीं श्वेत नहीं होता है। इसमें देखिए WBC भी होता है, RBC भी होता है और प्लाज्मा होता है, ये सारा चीज़ होता है, लेकिन यहाँ क्या है केवल श्वेत का है, तो यही तो गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुने जो कि संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। यानी कि कौन सा है जो कि संवहन तंत्र के बारे में सही नहीं है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया कि शरीर के वजन के लगभग 7 से 8%, हाँ ये सही है। देखिए उच्च रक्त दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें रक्त बहता है, ठीक। अब देखिए बी सी है कि रक्त को समानतः जीवन धारा यानी रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, हाँ ये सही है। रक्त को जो है ना रिवर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी है कि मानव हृदय का आकार जो है एक बंद मुट्ठी जितना, देखिए हाँ मानव का हृदय जो होता है वो आदमी के बंद मुट्ठी के आकार का मानव का हृदय, तो ये भी सही हो गया, ए भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, डी भी सही हो गया, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होगी, बी गलत है। बी में क्या दिया हुआ है कि रक्त उच्च दबाव पर झटके से तेजी और उसमें पाता है, नहीं कि झटके से उसमें नहीं पाता है लेकिन तेजी से बहता है, वहाँ पर झटका नहीं मारता है रक्त जब नस में बहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन में बी जाएगा, यही गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, ठीक। चलिए एक व्यक्ति है जिसका रक्त समूह क्या है, आपको ए है, ठीक। जब सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, चलिए सड़क दुर्घटना हो गया, वो क्या होगा, घायल हो गया, तथा चिकित्सक रक्तदान यानी कि रक्त इसको देना है, इसको ब्लड चढ़ाना है, ठीक ना। तो ब्लड चढ़ाना है तो की सलाह देते हैं, यानी कि डॉक्टर क्या कहा है कि इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। तो सलाह देते हैं, तो उसके संबंधित रक्तदान हेतु कहा जाता है कि इसमें से रक्त इस प्रकार, देखिए उसका जो पत्नी है उसका रक्त ग्रुप क्या है, ओ है, ठीक ना। भाई का ए भी है और पुत्र का ए है और पुत्री का ओ है, ठीक ना। इस समय कहा है कि कौन इसको रक्त दे सकता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले देखिए ए समूह का है, तो ए समूह का है तो ए तो इसे दे ही सकता है, यानी कि इसका पुत्र देगा ही, ठीक। आप देखिए ओ ग्रुप का जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सबको दे सकता है, ठीक ना। यानी कि ओ तो देगा ही, यानी कि इसका पत्नी का भी ओ है और पुत्र का भी ओ है। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए इसका मतलब सॉरी पुत्र का पुत्री है, यहाँ पर पुत्री का ओ है, ठीक ना। देखिए पत्नी को ओ है ये भी दे देगी, अब पुत्री जो है इसका ये भी दे देगी ब्लड इसको, और पुत्र जो है ए इसका ए है तो इसका भी ए है तो देगा ही। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पत्नी भी दे सकती है इसको ब्लड,
पुत्र भी दे सकता है और पुत्री भी दे सकती है, ठीक है ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, देखिए 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया है, 1, 3 और 4, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि शल्य क्रियाओं में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। देखिए शल्य क्रिया क्या होता है, जो ऑपरेशन करते हैं उसे ही हम शल्य क्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो शल्य क्रिया में क्या होता है, ऑर्थोप्लास्टी। ऑर्थो मतलब होता है हड्डी, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसी तरह से ये हड्डी से संबंधित होगा। देखिए ऑप्शन को आप देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है कि ओपन हार्ट सर्जरी। देखिए हार्ट क्या यहाँ सर्जरी है, हड्डी से संबंधित तो है नहीं, ये तो नहीं होगा। बी है कि गुर्दा प्रतिप्लन, गुर्दा यानी क्या होगा, किडनी का ट्रांसप्लांट कर रहा है, ये भी हड्डी से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन सी है कुल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन। देखिए कुल्हा तो हड्डी से संबंधित है, ठीक है ना। देखिए सी डी है कि आपको रुधिर आधार यानी रुधिर ब्लड का जो आपको ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ये भी नहीं है आपको इससे संबंधित, हड्डी से संबंधित। ये इसमें देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही है, कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन। देखिए कुल्हा होता है उसमें जब दर्द करने लगता है उसके जॉइंट को क्या करता है, उसको प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक ना। यानी कि हिप जॉइंट जो होता है उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है, ठीक ना। यही क्या है आपको ऑर्थोप्लास्टी, इसी को ही कहते हैं, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल्हे की जोड़ को प्रतिस्थापन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉग इन नाम और पासवर्ड को सत्यापन किस लिए किया जाता है, ठीक ना। देखिए जब आप कोई भी चीज़ को आईडी खोलते होंगे तो उसमें क्या करता है कि आपको लॉगिन आईडी मांगता है, ठीक ना। देखिए लॉगिन आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है, ठीक है। ये किस लिए मांगता है, देखिए क्या होता है, आपको ये जो उपभोक्ता होता है जो उस पर उपभोग करने के लिए जो अपना लॉगिन कर रहा है उसका ये प्रमाण है, तो ये प्रमाण होता है कि किसका ये है। जैसे मेरा कोई लॉगिन आईडी है तो मेरा ये लॉगिन आईडी हो गया, तो इसका मतलब क्या कि ये मेरा लॉगिन आईडी, ठीक ना। ये एक प्रकार क्या होता है, ये आपको यूनिक होता है, ये दूसरे में नहीं होता, ठीक ना। इस मतलब क्या हुआ कि ये उपभोक्ता का क्या हो गया, आपको प्रमाण हेतु हो गया, यानी कि क्या है, यही इसका उपभोक्ता है, इसका ये प्रमाण हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए। देखिए कोई भी कार्य है, ठीक ना, जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं एमएस वर्ड पर, ठीक ना, वहाँ पर क्या कोई हम कम कर दे, ठीक ना, जैसे देखिए हम मिट गया, ठीक ना, इसको हम पुनः पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे CTRL+Z को दबाएंगे, ठीक ना। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है CTRL+Z, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एसएमएस जो है इसका जनक किसे माना जाता है। देखिए एसएमएस जो आता है कोई भी चीज़ तो इसका जनक जो है आपको मेटी मैकोनेन है, मेटी मैकोनेन, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मेटी मैकोनेन, ठीक। चलिए ये आज के अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।